ईरान की शहरों में deadly protests sweeping across. नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और आज एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं ईरान की, वही ईरान जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है, जहां चारों तरफ हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जहां तमाम तरह की महिलाएं, हर तरह के वर्ग के लोग आज सड़कों पर निकलकर पूरे ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही हम लोग मूल कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो ईरान में इस तरह के हिंसा और प्रदर्शन का दौर चल रहा है, और इसके इतिहास में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में इसके क्या कारण है, कि प्रदर्शन का जो कनेक्टिविटी है, थोड़ा सा इतिहास की भी हम गहराइयों में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 19 सितंबर को, और 19 सितंबर में जो घटनाएं होती हैं वही पूरे ईरान का एक तरह से मूल कारण होता है, जो अभी प्रदर्शन कर रही हैं पूरे ईरान में। तो जिस कारण से पूरी ईरान की जो सत्ता है वो दबाने का काम करने स्टार्ट कर देती है, लेकिन महिलाएं को समर्थन पूरे दुनिया से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं को महिलाएं ही इसमें इन्वॉल्व है, इसमें पुरुषों की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा तरह से रही है, लेकिन इसको हर तरह से सपोर्ट पूरी दुनिया की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसको मानवाधिकार संगठन हो, चाहे बौद्धिक वर्ग हो, चाहे उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी देश हैं उन्होंने भी समर्थन देने का काम किया है। इस तरह से ये एक तरह से ईरान की महिलाओं का एक तरह से आंदोलन न होकर एक तरह से वैश्विक स्तर की एक तरह से इसमें आंदोलन हो जाता है और ईरान की सत्ता को चुनौती देने का काम करता है। लेकिन इसी में महिलाएं अपने तरह तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें महिलाओं के हिजाब को उतारने का काम की, बुर्का को जलाने का काम किया, उसके बाद उन्होंने अपने बाल भी कटाने का काम किया और तरह तरह के प्रदर्शन करने का काम किया, जिससे कि ईरान की फोर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच में टसल हुआ, जिसमें कि हजारों लोग घायल हुए और कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। आज ईरान में ये स्थिति है कि जहां देखो वही गोली मारने की स्थिति है। लेकिन इसमें एक चीज और देखने की बात होती है कि ईरान में इस तरह के आंदोलन को बहुत सारे जो बौद्धिक वर्ग है, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने एक तरह से खुलकर साथ देने का काम किया है। आपको इसमें जो फुटबॉल टीम ने क्या किया कि आज कतर में हो रहा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान जो है अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसको हम लोग को समझने के साथ ही आगे थोड़ा समझेंगे कि ईरान की जो हिस्ट्री है वो किस तरह से कनेक्टिविटी करती है इस आंदोलन से, क्योंकि ये आंदोलन ऐसा नहीं कि एक चिंगारी तुरंत जला और तुरंत हो गया। ये तो आंदोलन को हम लोग मान रहे हैं कि ये महिसा अमीनी एक तरह से चिंगारी का काम की, लेकिन ये आंदोलन सुप्त अवस्था में धीरे धीरे चल रहा था। अंदरूनी रूप से ये दबा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। ये ज्वालामुखी के रूप में एक तरह से स्थापित हुआ है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी वर्तमान स्थिति पर भी आएंगे। तो इस हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं तो इस लोग हम लोग देखते हैं कि ईरान जो है एक पश्चिमी एशिया का देश है, जो कि शुरू में हम लोग पर्सिया के नाम से जानते हैं, जो कि इस्लामिक राष्ट्र है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही ये ईरान जो है वो पूर्ण रूप से रूढ़िवादी और इस्लामिक कट्टरपंथ का रास्ता अपनाया था, लेकिन अभी फिलहाल के वर्षों में देखने को मिलता है कि ये बहुत ज्यादा उस धर्मांध स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है 1979 में। 1979 में क्या होता है कि ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है, इस चीज का नाम है इस्लामिक क्रांति। इस्लामिक क्रांति जब होती है तो वहां के राजा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और सत्ता में उखाड़ कर फेंकने के बाद जो 1979 में अब्दुल्ला खमैनी है, उनके खमैनी के अंडर में नेतृत्व में एक इस्लामिक देश का निर्माण होता है। और इस्लामिक सत्ता जब आती है तो उसके बाद क्या होता है, महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां और लगा दी जाती है, जिसको शरिया कानून के हिसाब से पूरे देश में कानून स्थापित हो जाता है। और कानून स्थापित होने के बाद ये होता है कि आज महिलाओं पर हिलदार सैंडल पहनकर नहीं चल सकती हैं, वो लिपस्टिक नहीं लगा सकती हैं, वो मतलब बुर्का, वो मतलब अन्य तरह की वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस नहीं पहन सकती हैं। इस तरह से उन पर एक तरह से पाबंदियां लगाई गई, और वो सिंगल
घूम नहीं सकती हैं। इस तरह के तमाम तरह के उन पर विरोधाभास जो चीजें हैं उन पर एक तरह से लगाई गई, जिससे कि महिलाएं कुंठित है, महिलाएं एक तरह से परेशान थी अंदरूनी रूप से, और धीरे धीरे ये आंदोलन कर एक तरह से नेतृत्व कर रही थी। लेकिन ये महिसा अमीनी जो आई, महिसा अमीनी की मौत ने एक तरह से पूरे ईरान में एक तरह से आंदोलन को खड़ा करने का काम किया और ज्वालामुखी जो सुस्त अवस्था में था उसको फटने का काम किया। तो इसी में हम लोग आगे देखने का काम करेंगे कि इसमें दो तरह के भी लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो सत्ता पक्ष के समर्थन में करने का काम कर रहे हैं, दूसरा पक्ष ये है कि जो आंदोलन को मतलब कि सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें एक पक्ष के लोगों का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये महिलाएं और प्रदर्शनकारी ईरान की इमेज को खराब कर रहे हैं और इस्लाम की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ महिलाओं के अधिकार की बात करते हुए, महिलाओं की आजादी की बात करते हुए, महिलाओं को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी को देखते हुए उनका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं अब पिंजड़े की तोता नहीं रह गई हैं, अब उनको खुले आसमान में आजादी की सुगंध को लेने दीजिए और अपने हिसाब से तय करने दीजिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसी के साथ आप क्या सोचते हैं, इस चीज को आपको भी देखना है। क्या महिलाओं को आजादी होनी चाहिए कि महिलाओं को उसी रूढ़िवादी परंपराओं में रहना चाहिए, बांध देना चाहिए, आपको सोचना है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, अगला वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और अगर कुछ गलतियां रह गई तो उसको हम सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।